अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आज एक ऐसे मसले की तरफ हम निशानदही करेंगे कि जो सुबह शाम का मसला है। देखें, आपके घर में भी रोज़ाना सुबह नाश्ते में दूध, दही, मक्खन, डबल रोटी, पापे, केक, ये सब चीज़ें आती होंगी यकीनन, और मेरे घर में भी आती हैं। तो हम जो डबल रोटी लेते हैं, हम ब्रांड का नाम देख के, कोई डॉन ब्रेड की है या कोई दूसरे ब्रेड की है, और उसको हम नाम देख के हम उठा लेते हैं कि रिलायबल ब्रांड हैं और इनकी चीज़ अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर भी ये लोग पूरे उतरते होंगे, उसका ख्याल करते होंगे। हम ये सोचकर चीज़ें हम ले लेते हैं और उठा लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसके पीछे वो डबल रोटी या वो केक या वो पापा जो आप तक पहुंचा है, उस दुकान तक पहुंचा है, वो रास्ते में कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से, किन किन हाथों से होता हुआ वहाँ पहुंचा है। मतलब आम ख्याल तो यही है कि हम तो ये समझते हैं कि भाई ये इसकी पैकिंग फैक्ट्री में हुई होगी, बड़ी ज़बरदस्त इसकी पैकिंग हुई होगी, फिर रबड़ बैंड लगा होता है अक्सर पे। तो आपने देखा होगा सील वील तो कोई होती नहीं है, उस पर रबड़ बैंड लगा होता है। तो हम तो ये समझते हैं कि फैक्ट्री में पैकिंग हुई होगी और अच्छे तरीके से हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक होगी, और यहाँ पहुँची और हम बिला झिझक और बिला बेधड़क जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बच्चों को इस्तेमाल कराते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आई है जिसे देखकर बड़ा शौक लगा है बहुत सारे लोगों को। जब मैंने देखा तो मुझे भी शौक हुआ कि ये क्या हो रहा है। डबल रोटी में मिलावट पकड़ी गई। वो डबल रोटी में मिलावट क्या पकड़ी गई, वो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो मिलावट पकड़ी गई। वो वीडियो आप देखिए, और उसमें एक साहब जिन्होंने वो वीडियो बनाई है वो बता भी रहे हैं और वो दिखा भी रहे हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। वो आप वीडियो देखिए तो फिर इस पर हम बात करते हैं। देखिए कि ये वीडियो डॉन ब्रेड की है, और डॉन ब्रेड नीचे देखें ज़मीन पे रखी हुई है डबल रोटी। डॉन ब्रेड जो ब्रांड है उसकी डबल रोटी है ये ज़मीन पर रखी हुई है। और इसमें हो क्या रहा है आप ये देखें, विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि इसमें मिक्सिंग हो रही है। डबल रोटी एक पैक से निकल कर दूसरे में जा रही है, और देखें डिफरेंट कलर्स की डबल रोटी हैं ये। ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है इनका, और डिफरेंट कलर्स हैं। तो उसमें एक से निकाल कर दूसरे में डाला जा रहा है, और कहाँ बैठ के ये सब हो रहा है। और ये देखें गाड़ी, डॉन ब्रेड की ये गाड़ी है, और उसमें ये डबल रोटी सप्लाई करने वाली गाड़ी है। और ये भी अच्छा है कि चलो इस पर डॉन ब्रेड ने अपना नाम लगाया हुआ है, वरना बाकी जो लोग हैं जो ये डबल रोटी की हैंडलिंग कर रहे हैं, उसमें मिक्सिंग कर रहे हैं, उनकी चीज़ें कर रहे हैं, उन लोगों का तो पता नहीं ये लोग कौन हैं। ज़ाहिर है उनके मुलाजिम ही होंगे, लेकिन उन्होंने इनके लिए कोई ब्रांडिंग नहीं की। ना इन्हें कोई टी शर्ट पहनाई है, ना इन्हें कोई कैप पहनाई है, ना इनके पास कोई बैज है, ना इनके पास कोई नाम है। लेकिन बहरहाल वो डॉन ब्रेड की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, और ये आप देख रहे हैं कि वो ज़मीन पर बैठकर क्या कर रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरम शकील बेग साहब ने, जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम शकील बेग साहब। जी वालेकुम बहुत शुक्रिया अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं। आपका और भी नाज़रीन, शुक्रिया। आपको एक बात और ये बता दूं कि जब ये वीडियो हमारे पास आई थी तो मैंने ख़ुद रब्ता किया था डॉन ब्रेड की इंतज़ामिया से। मिराज साहब उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, मिराज साहब, उनसे मैंने रब्ता किया और उन्हें ये वीडियो भी भेजी और उनसे बात की कि आप इस पर अपना मौक़िफ़ दें और हमें ज्वाइन करें, ताकि कंपनी जो है वो कंपनी का मौक़िफ़ भी सामने आ सके। और अब भी हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यूरिंग शो भी, लेकिन वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो अपनी कंपनी का मौक़िफ़ दें इस पर, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया और कंसर्न लोगों से भी कनेक्ट नहीं करवाया हमें। और बस उन्होंने एक लाइन का एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि जी हमने इन दो बंदों को निकाल दिया। तो शकील बेग साहब, पहले तो ये बताइए कि ये आपको तवक्को है कि इस तरह से हैंडलिंग होती होगी? मतलब हम तो नहीं समझते कि ऐसे इस तरह से हैंडलिंग, और इतना बड़ा ब्रांड डॉन ब्रेड एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे तो हमने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इस चीज़ की कोशिश की कि जिस ब्रांड की है हम उससे रब्ता करके किसी तरीके से इस चीज़ को देखें कि क्या इसमें असल हकाइक क्या है। लेकिन अफसोस के साथ कि उन्होंने आपसे भी जिस तरीके से बात की, इसी तरह उन्होंने मुझसे भी कहा कि ये लोग जो है हमने निकाल दिए हैं। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप जब आप इनकी फैक्ट्री में जाएंगे तो इनके एम्प्लॉयज़ आपको जो नज़र आएंगे वो बाकायदा यूनिफॉर्म में नज़र आएंगे, यानी कि उन्होंने कोई ड्रेस पहना होता है जिस पर डॉन ब्रेड या XYZ जो भी ब्रांड्स होते हैं वो उसको ज़रूर अपने डिस्प्ले कर रहे होते हैं।
इसी तरीके से अगर ये जो गाड़ी है इसको इन्होंने ब्रांड किया हुआ है, अब होता क्या है कि इसकी आड़ में मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड नाजायज फायदा उठाते हैं। वो कैसे कि जब आप अपने उन कपड़ों में मलबूस होते हैं, यानी कि एक आम सी ड्रेस शलवार कमीज पहनी भी है, वो तो वीडियो बनाने वाले ने इनको प्रॉपर उनसे बात की, उनसे बात करके और साबित किया कि हाँ ये डॉन ब्रेड के एम्प्लॉइज है, और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। वैसे आपकी बात को माजरत यहाँ पे कथा कलम करूँगा, वीडियो हम दोबारा दिखाते हैं नाजरीन को ऑडियो के साथ, जिसमें वो साहब जो है वो बता भी रहे हैं और इनसे पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं। नाजरीन आप देखिए, ऑडियो भी सुनिएगा जरा। अच्छी टेक्नोलॉजी से कवर किया और वो गलियाँ निकालते गए। करें आप करें जो 2 नंबरी करें माशाल्लाह। डॉन ब्रेड वालों की इज्जत आ रही है। देख ले सर, हाँ, रिटर्न हो रहा है, मुझे पता है। उसका ब्रेड व्हाइट वाले से उसमें ग्रीन में जा रहा है। हाँ, ऊपर वाली 2 आप ये सोचो आपके बच्चे को दिखाएंगे यही ब्रेड। वो एक एक्सपायर है ना, एक एक्सपायर है सर, एक एक्सपायर है, वो उससे से निकल के इसमें डाल एक्सपायर है क्यों? तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, और ये गुफ्तगू इसलिए सुनाई है जैसे शकील बेग साहब आप कह रहे थे कि इस बात की तस्दीक हो जाए कि वाकई वहाँ ग्राउंड पे क्या सूरत हाल। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। एक्सेप्ट किया है तो वो कहते हैं जी हमने दोनों मुलाजमीन को निकाल दिया। आपके वो 2 मुलाजमीन तो नहीं करते हैं, इससे पहले 6-7 महीने पहले भी ये किसी तरह की वीडियो क्लिप्स आए थे, और ये बाकायदा इस चीज़ को बताया गया था। उस टाइम जो इनके सेल्स के थे दूसरे साहब थे, उनको ये बताया गया था। इसके अलावा और भी 1-2 डिपार्टमेंटल स्टोर में भी इनकी वीडियो वायरल हो चुकी है। कहने का मेरा मकसद ये है कि जब आप इतना ब्रांड है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुद विजिट करके आ चुका हूं कि बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी तो आपका काम है ना उसको कंट्रोल करना। आपका काम है कि कंज्यूमर एंड यूजर तक उसको उस तरीके से पहुंचाना कि जिससे वो पैसे आपको दे रहा है। होता क्या है कि अब ये तो अभी तो ये देखें उसकी ब्रेड उसमें डाल रहे, मे बी कि इन्होंने कहीं से लोकली परचेज करके सस्ती रखे, वो उसमें डाल के शॉपर तो उनके पास आ गए ना डॉन ब्रेड के। अब ये देखें कि कितना बड़ा। अच्छा, इसमें अब ये कंफर्म करना है कि यहां तक कि मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर के लोग भी इनके साथ मिले हुए होंगे, क्योंकि ये छोटा मुलाजिम इतनी बड़ी हरकत कर नहीं सकता जब तक ऊपर के लोग ना मिले हुए हों। मे बी के सेल्स के कोई सुपरवाइजर, मैनेजर, इस टाइप के लोग भी इन लोगों के साथ 100% मिले हुए होंगे। वरना आप ये सोचें ना कि क्या छोटा आदमी क्या मकसद है, कितनी की करेगा घपले, और इस तरीके से बैठकर रोड के ऊपर बैठकर इस तरह काम करना। ये तो रोड पे बैठे हुए हो, हमने तो यहां तक एक आज से 3-4 साल पहले किसी और ब्रांड की थी, वो सुजुकी में अंदर ही बैठे हुआ है, पिकअप के अंदर बैठे हुए, वो अंदर चेंज कर रहे थे, और मैंने खुद उसकी वीडियो बनाई थी, तो वो ब्रांड कोई और था। कहने का मकसद है कि जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इसको रोकना हमारा काम नहीं है, इसको रोकना 2 लोगों का काम है। सबसे पहले तो जो इनको बनाने वाले उनका, और दूसरे नंबर पे सिंध फूड अथॉरिटी का काम है कि वो कम से कम इसको जब तक ये चीजें इंश्योर नहीं कर लेते, इन चीजों को सही तरीके से नहीं लेकर आते, इन चीजों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाते, और अपने सेल्स स्टाफ को प्रॉपरली इक्विप नहीं करते, यानी कि उनकी ड्रेसिंग नहीं सही नहीं करते, उनको उनके हाथ में ग्लव्स नहीं पहनाते, उससे पहले तो इनको जाने ही नहीं देना चाहिए। ये कैसे मार्केट में जा रहे हैं, इतना बड़ा ब्रांड आप सेल करने जा रहे हैं, जिस ब्रांड ने पूरी, आप देखें ये एक्सपोर्ट होता है ब्रांड, और अगर ये वीडियो अगर पूरी दुनिया में अगर जारी होगी तो क्या आप इससे पाकिस्तान का भी तो एक बेड फेस जाएगा, इमेज भी खराब करेंगे, दूसरे की एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी, एक्सपोर्ट रुक जाएगी, तो फिर क्या होगा? वो तो फिर इकोनॉमी का भी नुकसान है। इसीलिए हमने सबसे पहले कोशिश की कि हम इस ब्रांड्स को पूछें कि भाई ये क्या कर रहे हो आप और क्यों कर रहे हो। तो ये कहते हैं ना हमने मुलाजिम को निकाल दिया, ये तो मुलाजिम यहां से छोड़ के किसी और फैक्ट्री में चला जाएगा, किसी और जाहिर सी बात है वो डेफिनेटली ब्रेड ही के किसी ब्रांड में जाके जॉब करेगा। लेकिन क्या ये सवालिया निशान नहीं है सिंध फूड अथॉरिटी के लिए भी, कि सिंध फूड अथॉरिटी, जब ये वीडियो आई ये सिंध फूड अथॉरिटी के ऑफिसर्स को भी मैंने फॉरवर्ड किए कि वो भी देख लें कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैं नाजरीन एक बात आपको बता दूं कि हम मुस्तकिल रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं डॉन ब्रेड के ऑफिशियल मिराज साहब से। जैसे ही वो लाइन पर आएंगे हमारे साथ तो हम उनसे भी बात कर लेंगे। और दूसरा कि अगर आप कोई लाइव कॉल हमें करना चाहें तो एक नंबर हमारा जो लाइव कॉल का नंबर, PTCL का नंबर जो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, आप उस पर कॉल कीजिए। मोबाइल नंबर पे कॉल ना करें, आप उस पर कॉल करेंगे तो आपकी बात हो जाएगी अगर आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसमें देना चाहते हैं। और अगर डॉन ब्रेड की इंतजामिया में से कोई हमें देख रहा है और वो इस पर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहें तो बिल्कुल वो भी कॉल करके अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। तो शकील बेग साहब ये बताइए कि फिर सिंध फूड अथॉरिटी का जो काम है वो, मतलब वैसे तो ख़बरें बाज़ वक़्त आती हैं, वो रेस्टोरेंट पे जाते हैं, विज़िट करते हैं या छापे भी मारते हैं, वहाँ कार्रवाई भी करते हैं,
इस तरह की जब कोई कंप्लेन भी उनके नोटिस में लाई जाए तो फिर उस पर क्या उनका रिएक्शन होता देखिए, असूली तौर पे तो उनका रिएक्शन ये बनता था कि फौरी तौर पे इस फैक्ट्री से जवाब तलबी करते कि भाई ये जो भी कुछ एक हुआ है, क्या बाकी की क्या हालात हैं आपके, बाकी इनकी वैन को चेक करना चाहिए था कहीं भी खड़े होकर किसी भी जगह पर कि क्या खुदा न ख्वास्ता किसी और जगह होता क्या। एक और भी चीज़ है, अब ये इसको भी हम जाहिर से अब एक चीज़ आ गई है तो अब इसको भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे सिंध फूड अथॉरिटी से भी कह के कि इनकी जो ब्रेड एक्सपायर हो जाती है उसका करते क्या है। मेरे पास जो इसका आया है, जो लोगों ने बताया है, और वो इन्हीं के लोगों ने बताया, किसी और ने नहीं बताया, इनके अपने एम्प्लॉइज ने बताया कि वो जो ये हलीम बनाने वाले हैं ये उनको सेल कर दी जाती है। अच्छा, हाँ, पहले मैं ये सुनता था कि जी ये भैंसों को जो खिलाई जाती है उसमें मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चारे में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो चूंकि बहुत कोड़ी के भाव जाती है बकौल उनके, तो अब ये क्या करते हैं कि जो हलीम बनाने वाले होते हैं इस तरह के जो बना रहे हैं, चाहे वो लोकल बना रहे हैं ब्रांड बना रहे हो, वो इनसे वो एक्सपायरी, क्योंकि देखें ये एक्सपायरी तो मैं कहता हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट की बहुत बड़ा सिंध के सार्फिन के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि एक्सपायरी डलनी शुरू हुई है, और एक्सपायरी डलने से फायदा ये हुआ कि वो चीज का पता चल जाता है कि वो अब एक्सपायर होगी। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र है कि ये इतना तो ये काम होगा। सिंध फूड अथॉरिटी को फिर उन्होंने कहा कि जी ये करें, और इसको फिर इंप्लीमेंट करवाया, लेकिन इंप्लीमेंट तो हो गया, लेकिन अगर मुझे बताया ना कि उस एक्सपायरी का क्या फायदा कि जिसके अंदर आप बैठकर रोड के ऊपर कच्ची जगह पे बैठ के कहीं तो आप अपनी फैक्ट्री को इतना जबरदस्त हाइजेनिक बना के बैठे हुए, वहां आपने पता भी नहीं चलता कि आपके जो ना बेकिंग हो रही है नहीं हो रही, यानी कि इतना अच्छा सिस्टम आपने वहां लगाया हुआ, लेकिन बाहर जाओ वो बैठकर ब्रेड इधर की उधर, उधर से इधर थैलियां बदल रहे हैं, और जिस तरह बदली जा रही है, जिस तरह वो उसको चेंज किया जा रहा है, तो वो कहां गई आपकी हाइजेनिक, वो कहां गई आपका ब्रांड। और जब हमने ब्रांड से बात की तो ब्रांड ने ये कहा कि ये सेल्स का काम है। मैं समझता हूं ये सेल्स का काम नहीं है, ये ब्रांड का काम है। इमेज बिल्डिंग तो ब्रांड का काम है ना। जनाब ब्रांड, ये भी तो इमेज खराब हो रहे हैं यहाँ पे भी। तो अब ये देखिए ना कि ब्रांड को चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आपने बहुत अच्छा किया कि हमसे मौकफ लिया बैसियत कंज्यूमर के एक्टिविस्ट होने के हैसियत से, साथ ही आपने उनसे भी कहा कि वो भी अपना मौकफ जो भी है वो दें, और देना चाहिए। उन्होंने सिंपली सा एक मौकफ दिया है कि जनाब हमने जो है ना वो दोनों एम्प्लॉइज को निकाल दिया। देखिए ये कोई मसले का हल नहीं है, हम ये नहीं कहते कि आप एम्प्लॉइज को निकालें, हम ये कहते हैं कि कितने एम्प्लॉइज निकालेंगे। इस तरह तो मुझे लगता है कि आपके तो 70-80% एम्प्लॉइज निकल जाएंगे, क्योंकि ये तो हर टीम कर रही है आपकी। रीजंस क्या है कि आप या तो उनको सैलरी अच्छी नहीं दे रहे कि इसकी वजह से ये डंडी मार रहे हैं, या फिर उनको जो कहीं ना चेक एंड बैलेंस आपका नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आपको असूली तौर पर उनको ड्रेस पहनाना चाहिए, उनको जिस कंपनी की भी है जो भी ब्रांडिंग है उसकी पूरी ड्रेसिंग होनी चाहिए। आप क्यों नहीं उसको ड्रेसिंग करते? आपने अपनी गाड़ी पे तो ब्रांडिंग कर दी है कि लोगों को नजर आए जी फलाना ब्रांड जा रहा है, लेकिन क्या आपका वो जो एम्प्लॉय है उसको ब्रांड नहीं होना चाहिए, और उसके जो सर हैं उसके बाल हैं वो वैसे ओपन पड़े हुए। ये तो सिंध फूड अथॉरिटी को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि वो फौरी तौर पे इस तरह जितने भी ब्रांड कंपनीज हैं जो जाकर चीजें सेल कर रही है उनको भी पाबंद करे। अगर फैक्ट्री में एम्प्लॉय को अब पाबंद किया जा रहा है, आपके सामने ना हैंडलिंग तो इनके पास भी तो चलती है ना। ये जिस तरीके से हैंडलिंग करते हैं, कभी आप किसी दूध की शॉप पे या ग्रोसरी की शॉप पे आप देखें इनकी हैंडलिंग करना, तो आपको हैरानगी होगी कि ब्रेड की अगर शॉपर फट गया है तो वो क्या करता है, उठाता है एक दूसरा उसके पास पड़े होते हैं उसमें डाल के, तो वो ये तो कॉमन सी बात है। आप सीसीटीवी उठा लें, आपको कई ऐसी जगह पे मिलेंगी शॉप्स के ऊपर, जनरल स्टोर्स के ऊपर के इस तरीके से वो करते हैं, क्योंकि शॉपर फट जाता है तो वो ये सोचते नहीं। अब एक आपने जो इंट्रो में बात की है वो रबर बैंड का सिस्टम खत्म होना चाहिए, इसको सील्ड होना चाहिए। हाँ, ये क्यों नहीं सील हो सकता? सील्ड करेंगे तो इनको चीजें सील हो जाती नहीं, सील्ड WOT के 4 पीस का जो पैक होता है वो सील होता है। हाँ, तो वो इसलिए ना कि उसको पता है कि वो लॉस नहीं करता, उनको पता है ये बड़ी ब्रांड है, इसको रबर बैंड से निकालो। और इसी तरीके से अगर ये सील्ड करते हैं तो ये ड्रामाबाजी, ये फ्रॉड, ये चीट सब खत्म हो जाएगी। इसको सील्ड होना चाहिए, और इस बात को सिंध फूड अथॉरिटी को इस पर अमल करवाना चाहिए, इन तमाम कंपनीज को, कि जितनी भी ब्रांड है या जो भी खाने पीने की चीज है उसको सील्ड हो। जब कंज्यूमर खोलेगा तो वो खुद अपने हाथ से उस सील्ड को खोले, उससे पहले जब भी सील्ड खोले तो वो पैकिंग फट जाए। जब वो पैकिंग फट गई तो इसका मतलब है कि आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें फ्रॉड नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते, उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप अपने सिस्टम को प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली यही होगा। तो ये उससे बचने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूं कि एक ब्रांड है कोल्ड ड्रिंक का, उसकी 2 नंबर की बहुत होती हैं, बेइंतहा होती हैं। अच्छा। तो एक कंप्लेन आई, तो उस कंप्लेन के ऊपर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा यार कि हमारी कोल्ड ड्रिंक नहीं हो सकती, ये 2 नंबर होगी।
हमने कहा जी ये उस वक्त तो ये लीटर वाली तो बनती नहीं थी, लीटर तो 1 नंबर में ही आती, 2 नंबर। बोला नहीं नहीं। तो आप यकीन करें उनके मेन पर्सन ने, एक बहुत अहम आदमी, उनके ये जुमले थे, भाई वो 2 नंबर बिक रही है ना, उसी का हम फायदा उठाते हैं। क्या हमें ये पता है कि अगर हमारी ब्रांड में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम ये कह देंगे ये 2 नंबर बन रही है। तो भाई ये चीजें अब आपको हटा देनी चाहिए। सिंध फूड अथॉरिटी के ऊपर मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा लायबिलिटीज हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि पिछले कुछ अरसे से सिंध फूड अथॉरिटी स्लिपिंग रोल अदा कर रही है। यानी कि जैसे वो एग्रेसिव थी, जिस तरह वो एग्रेसिव होकर काम करती थी, अब वो एग्रेसिव नहीं रहा। मैंने एग्रेसिवपन उसका सिर्फ जब तक देखा डीजी जब लगारी साहब थे या डायरेक्टर इब्रार शेख साहब थे, बहुत एग्रेसिव थे। उसके बाद इम्तियाज अबड़ो साहब आए, इन्होंने बड़ा एग्रेसिव, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि इनके टाइम तक। उसके बाद अब क्या है कि कहीं कोई छापा पड़ गया, जैसे आपने खुद फरमाया कि कुछ फैक्ट्री पे मार दिया या कुछ छोटी सी एक कारखाने में। भाई आप कारखानों पे बिल्कुल खाना पूरी करें, कारखानों में करें, लेकिन असल इन जगहों पे भी जाकर चेक करें। आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे बेग साहब? टाइम हमारे आखिरी बात मैं आप ही की बात को लेकर बात करूंगा कि आपने अगर अपने ब्रांड को ठीक करना है, ब्रांड को आवाम में उस मकबूलियत उस जगह तक पहुंचानी है कि वो बरमला आपके ब्रांड को खरीदे, तो प्लीज़ वो लूप होल ख़त्म कर दें। सबसे पहले आप जो भी आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, आप उसको इस तरह सील करें कि उसको कोई भी आम बंदा ना खोल सके, ये आपकी जीत है। और दूसरा, अपने एम्प्लॉइज़ को यूनिफॉर्म पहनवाएं। यूनिफॉर्म में यानी कि आपके ब्रांडिंग के कपड़ों में होना चाहिए, तब आप उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि मैं अगर 2 नंबरी करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। राइट, बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब। और नाज़रीन देखें, ऊंची दुकान और फीका पकवान, ये मिसाल आपने बहुत सुनी होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉन ब्रेड को भी इस बात पे ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों सारिफ अपने पैसे भी दे और बीमारी भी खरीदे। मतलब पैसे भी खर्च करें और आप उसको अच्छी चीज़ भी ना दें, और जरासीम वाली और पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें आप उनको खिला दें और हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल भी नहीं रखें। तो इस पर ज़रूर ख्याल करना चाहिए। और अगर डॉन ब्रेड की इंतज़ामिया अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकती है। आने वाले शोज़ में हम उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करते हैं यंग डॉक्टर्स से। एक बार फिर यंग डॉक्टर्स थोड़े से गैप के बाद फिर दोबारा मीडिया के पास पहुंच गए हैं। प्रेस क्लब पहुंचे और कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुछ अरसे में हम तो खुश हो गए थे कि चलें काम हम सब सीधे हो गए, अब हड़तालें नहीं होंगी, एहतजाज नहीं होगा, कोई एहतजाज की बात नहीं होगी और मरीज़ों का इलाज जो है वो स्मूथली चलेगा। लेकिन अब क्या मसला हुआ है उन्हें उनसे पूछते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर उमर सुल्तान साहब ने, जो कि चेयरमैन है यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध के, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर महबूब नोनारी साहब, जो कि तर्जुमान हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर वारिस जाखरानी साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं YDA सिंध के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, ये बताइए कि अब आप क्यों पहुँचे हैं मीडिया के पास और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जो डॉक्टर्स पेशेंट के जो मसाइल हैं उसके उजागर के लिए आप हमें बुलाते हैं, उसको उजागर करते हैं। और मेरी ख़ास तौर पे अमूमन हमारे YDA सिंध की सेंट्रल कैबिनेट की कोशिश होती है कि हम एहतजाज की तरफ ना जाएं, हम बाइकआउट की तरफ ना जाएं, नेगोशिएशन के ज़रिए आप लोगों के तवज्जुह से बात पहुंचाकर मसले को हल करें। और हम ये भी समझते हैं कि हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इंशाल्लाह जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं वो एक पॉजिटिव खातून है, वो चाहती हैं कि हेल्थ के अंदर बेहतरी आए। प्रेस पार्टी ने जो हेल्थ है उसको अपनी इलेक्शन कैंपेन का पार्ट भी बनाया और फोकस भी किया हुआ है। तो हमने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका हमारा फोकस ये था कि जो हमारे एंड यूजर्स हैं, हमारे एंड यूजर हमारे पेशेंट हैं, पेशेंट तक हमारा जो बजट है 170 अरब रुपए का, वो उसकी जो कंजम्पशन है, उसकी यूटिलाइजेशन के बाद जो पेशेंट केयर बेहतर होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही। हम डिलीवरी सिस्टम के ऊपर हमने बात की कि हेल्थ का जो डिलीवरी सिस्टम है इसमें फॉल्ट कहाँ कहाँ है। इसमें इंटेंशन हेल्थ मिनिस्टर की भी पॉजिटिव है, हेल्थ सेक्टर की भी पॉजिटिव है, तो पेशेंट केयर क्यों बेहतर नहीं हो पा रही। तो उसके अंदर हमने ये देखा कि जो प्रोक्योरमेंट है, जिसमें मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट है, अभी बजट आ रहा है, 8 महीने तक पिछले साल जो है वो प्रोक्योरमेंट चलती रही और 8 महीने के बाद जाके फाइनेंशियल तो खत्म होने को जा रहा है, फाइनेंशियल खत्म होने को जा रहा है, तो मेडिसिन क्यों नहीं पहुंची। 4 महीने पहले मेडिसिन पहुंची, क्यों 8 महीने जाए हुए, फर्स्ट क्वार्टर भी नहीं पहुंचा। फर्स्ट क्वार्टर में मतलब बात ये है ना कि मैनेजमेंट की गलती है, ब्यूरोक्रेसी की गलती है, DHO MS की गलती, कहाँ गलती है, हमने उसको पॉइंट आउट करना था। अब सिविल हॉस्पिटल है, डॉक्टर वारिस को एलेबरेट करेंगे, CT स्कैन की मशीन सालों से खराब पड़ी है और एक छोटा सा सेंटर है JP AP जितने भी लेबोरेटरीज हैं वो चला रहे हैं। क्या वो ज्यादा बजट रखते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, या वो ज्यादा काबिल हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से? क्यों एक इतना पूरे सिंध का सबसे बड़ा टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, उसकी CT स्कैन की मशीन नहीं है। फिर इसी तरह आप मेंटेनेंस की बात करते हैं, PWD अपने डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, आप बिल्डिंग बहुत अच्छी बना देते हैं, उसको रिपेयर कौन करेगा। वॉशरूम से एक वार्ड के खराब पड़े हैं तो सालों सालों से खराब पड़े हुए हैं,
फिर ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो हमारे डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, नर्सेज की शॉर्टेज है, पैरामेडिक की शॉर्टेज, उस नंबर की चीजें क्यों हायर नहीं हो पा रही? फिर सियासी भर्तियां, मेरिट भर्तियां नहीं है। फिर इसी तरह हमने जो कल हमारा मुद्दा ये था कि पेशेंट केयर बेहतर हो। अच्छा, जब पेशेंट डिलीवरी सिस्टम बेहतर जब होगा, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल वहां काम करें वो मेंटली पीस में होंगे। वो सिर्फ अपने ट्रांसफर, पोस्टिंग और लीव लेना, छुट्टियां, इनके चक्कर में सिविल सेक्रेटरी के चक्कर काट रहे होते हैं। वहां अलग मसाइल हैं, सेक्शन ऑफिसर से लेके ऊपर तक, वहां पियोन बैठे आप होते लोगों ने हैं, मेंशन किया कि आम डॉक्टर और आम पैरामेडिकल का वहाँ कोई काम नहीं होता, धक्के खाते रहते हैं। धक्के खाते रहते हैं। हमने कहा ना इस बात को कि ये सिस्टम ऑनलाइन क्यों नहीं किया? एजुकेशन का ऑनलाइन है, ये लगाना जरूरी है मामी, पहिए का मैं कह रहा हूँ कि हर चीज लगाना जरूरी बड़ा है। वाला पहिया लगाना पहिया वाला पहिया लगाएं, इंजन लगाएं, उसके अंदर कायदे आज़म भी रखें, तब जाके बात बनती है, वरना तो बात ही नहीं बनती। तो कहने की बात है कि हमारा पॉइंट आउट करने का मकसद यही था कि चीजें बेहतर की तरफ जाएं। अब हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, जब तक कंसल्टेंट की कितनी शॉर्टेज है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, आपका माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है। उनको पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए डेपुटेशन चाहिए होती है, 3 साल से डेपुटेशन नहीं दे रहे आप। वो डेपुटेशन के लिए घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कभी संडे करके आते हैं, फिर ड्यूटियां करते हैं, मसाइल का शिकार है। आप पॉलिसी बनाएं, आप उसको 20% कहेंगे डेपुटेशन मिलेगी, आप कहेंगे नहीं जिसने 2 साल बेसिक हेल्थ में काम किया उसको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर इसी तरह जो आपके 24 घंटे टची के हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल होता है, वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी होता है, वो हाउस ऑफिसर होता है, उसकी पे जो है वो पंजाब के भी से कम क्यों, उसको बराबर किया जाए। फिर डेंटल सर्जन, आप बताएं आपके दांत खराब हुआ, हमेशा प्राइवेट क्लिनिक जाएंगे क्योंकि वहां से इन्फेक्शन लग जाए, हेपेटाइटिस बी सी का इन्फेक्शन लग जाए। डेंटल सर्जन जो है वो 100 की तादाद में निकलते हैं, हायर वो 70 की तादाद में होते हैं। भाई बाकी कहां जाएंगे? आप डेंटल को अपग्रेड करें, आप चीजों को बेहतर की तरफ रहें। वही डेंटल सर्जन जो सुबह सिविल हॉस्पिटल में होता है, शाम में अपने डिफेंस में अच्छे क्लिनिक में काम कर रहा होता है, वहां एनवायरमेंट क्यों नहीं दिया आपने कि आम बंदा वहां जाके फैसिलिटेट हो? आप इक्विपमेंट की जो सप्लाई है, इक्विपमेंट की जो परचेजिंग है, वो स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं है? इस तरह रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्यों नहीं है? अभी तो स्ट्रोक के पेशेंट को अगर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी स्टंट डाल दे तो उसका फालिज खत्म हो जाता है। बहुत सारे प्रोसीजर सिर्फ कैथ लैब चाहिए होती है चीजें करने के लिए, किसी टची केयर हॉस्पिटल में नहीं है। अब लियाकत हॉस्पिटल आगा खान यहाँ जाना पड़ता है, महंगे प्रोसीजर है। एक बंदा काम करना चाहता है, लोग काम करना चाहते हैं, वो मैडम को प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं कि यार मैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की चीजें देखना चाहता हूँ, तो आप उसको फैसिलिटेट क्यों नहीं किया आपने? तो हमने इस पे हमारा टाइम दिया फिर मिलने का ऐसे लोगों को? अब उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की यार मैडम तक बात पहुंचाएगा, डॉक्टर काशिफ शाजली हैं, वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं। ऐसी है, वो टाइम नहीं देती किसी को वैसे। हाँ, मतलब मैडम की सेहत, मेरा मसला ये आसपास के लोग जो मशवरा देते हैं, जो चला रहे हैं, वो मेरे ख्याल में लिहाज में नहीं करने देना चाहते। डॉक्टर महबूब साहब, ये बताइए कि आपने उसमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी निशानदेही की कि डॉक्टर्स पे FIRs के हवाले से और सिंध हेल्थ केयर कमीशन को भी आपने कहा, तो अब कौन सी FIRs हुई हैं, अब क्या हुआ है? पहली बात ये कि रोज़मर्रा के दिन ब दिन ये इससे पहले जो ये केसेस जो हमारे पेरिफेरीज में, जैसे बदीन में, हैदराबाद में, नौशर फेरोज में, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स पे FIR हुई जो बिल्कुल बगैर किसी इंक्वायरी की। इसी के लिए एक रेगुलेटरी किस तरह की, किस कंप्लेन पे, किस तरह की कंप्लेन? बिल्कुल जो एक डॉक्टरों पर इल्ज़ाम लगाया कि उसकी कोई क्लिनिक रजिस्टर्ड नहीं है और वहाँ पर कोई अटेंडेंस का हॉस्पिटल में फटा हुआ है, तो वो जो लेकिन अगर किसी क्लिनिक रजिस्टर्ड ना हो, वहाँ क्वैक बैठा हो, तो उसको तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना? हमारी चीज़ें जो पॉलिसीज के बाहर चीज़ें हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। जो लोग माफिया हैं, हमारे हमेशा सपोर्ट रही, माफिया को सपोर्ट नहीं करे। जो हॉस्पिटल में जो इशूज हो रहे हैं, जो अटेंडेंट्स डॉक्टर से लड़ते हैं, जो वहाँ के लोग बाअसर लोग होते हैं, MNMPS पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, तो वो डॉक्टरों, मारे भी डॉक्टरों को, FIR भी डॉक्टर पे, तो वहाँ के डॉक्टर किस तरह इन्वायरमेंट ड्यूटी करेंगे? एक हेल्थ केयर कमीशन इदारा है जिसको रेगुलर नहीं होनी चाहिए, हेल्थ केयर कमीशन इदारा बनाया गया है रेगुलेटरी के लिए, आप उसको प्रॉपर यूज करें। और हेल्थ केयर कमीशन इदारा बना के इतना बड़ा खर्चा किया हुआ है आपने, मुझे पता चला उनको गर्मी बहुत लगती है, गर्मी वो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे में बैठे हुए, बाहर निकलते नहीं है, कोएक्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। भले यहाँ पे कराची की पेरिफेरीज उनको किसी डॉक्टर ने भी मना किया कि ज्यादा लंबा सफर नहीं करना है आपने, बस ये तो अभी देखो हमारी सरकार को इन चीजों में एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमारे IG हैं सिंध के, उनको भी चीज को एक्शन लेना चाहिए कि अपने SHOs को, SSP को थोड़ा इनको मोहतात और करे, ताकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे गजेटेड ऑफिसर्स हैं, इदारों में काम करें। इस तरह अपन डॉक्टरों पे किस तरह हाथ डालते हैं, अगर दिन ब दिन ये बढ़ते जाएंगे तो कोई डॉक्टर हमारा ड्यूटी नहीं करेगा। अगर कोई फड्डे की बात आती है तो हम डॉक्टर रोडों पे निकलेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये तो सिंध हेल्थ कमीशन बनाया ही इसीलिए गया था कि कोई पेशेंट कंप्लेन हो, कुछ हो, तो वो हेल्थ केयर कमीशन में कंप्लेन करे, फिर वो उसको इन्वेस्टिगेट करे, रिपोर्ट करे, फिर पुलिस कार्रवाई, फिर जो भी जायज इंक्वायरी आप उस पर अमल करें। और दूसरी बात ये डॉक्टर उमर ने बात की, जो हमारे इदारों में जो मशीनरी की जो पॉलिसियाँ होती हैं, जो कमेटियाँ होती हैं, जिसमें काफ़ी लोग जो पुराने बैठे हुए हैं वही इदारों को लूट रहे हैं, जो इदारों के DHO के MS के खास लोग बने हुए हैं। अब ये जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में, पेरिफेरीज में, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मलिर है, साउथ है, ये जो लोग अपॉइंट होते हैं, ये सारे इन्फ्लुएंस से अपॉइंट होते हैं।
यहाँ पे काफ़ी लोग वीज़ा पे होते हैं, जो DHO MS जो क्लार्क होते हैं वो पैसे लेते हैं डॉक्टरों से, क्लार्कों से, मेडिसिन नहीं मुहैया नहीं करते, खा जाते हैं, पूरा कोई रिस्पांस नहीं है। और पीपल्स पार्टी के हायर ऑफिशियल्स इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। 3-4 से चीज़ें बढ़ती जा रही थी। हम चाहते हैं कि जनरल बिलावल भुट्टो CM इस चीज़ को नोटिस ले, हेल्थ डिपार्टमेंट को थोड़ा नज़रअंदाज ना करें, बेहतरी आगे चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी। अगर ये चीज़ें नहीं इम्प्रूव की तो हम इन चीज़ों को रोज़ इनको मीडिया पे हाईलाइट करते रहेंगे, हमें कोई डर नहीं इनसे। चलें डॉक्टर वारिस साहब, आप क्या कहना चाहेंगे और सिविल अस्पताल की बताइए क्या सूरत हाल है? थैंक यू सो मच सर। वैसे तो पूरे सूबे को देखते हैं, सुबह सिंध को, सिविल हॉस्पिटल में मैं रहता हूँ, मेरी पोस्टिंग है। मसाइल अब तो सारे मेरा- बताते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी ये नहीं कहते खुल के कि हाँ भाई गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो सेहत का निजाम चलाने में नाकाम हो गई है, उसको चलाना नहीं आता। सर हम तो खुल के उसको मैनेज कहते नहीं हैं कि करना आता। हमने हम कल तो ये भी तो बोला सर है। हम खुल के कहते हैं कि वो नाकाम हो गई है। आप देखिए उस जिस पे वो पॉलिटिक्स करते हैं, आप किस इदारे की बात करें वो सही चला। सूबा सिंध में आपके पास एक बर्न सेंटर नहीं है, आपके पास इंसिडेंट हुआ दादू में, हालत आपने देखी, लोगों ने जाने जाया कर दी। आपने वहाँ पे सिस्टम देखा है और आपने DHO MS, आपके पास मेडिको लीगल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, उनके साथ सिक्योरिटी नहीं है, मेडिसिन नहीं है। आपसे पूरा सूबे का सबसे बड़ा जो है ना ये सिटी कराची है, और कराची में सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिंध गवर्नमेंट का सिविल हॉस्पिटल कराची है। मैं समझता हूँ कि 2-3 साल हो गए हैं, वहाँ पे CT स्कैन एक नहीं होती, वहाँ पे MRI नहीं होती, वहाँ पे मेडिसिन की शॉर्टेज है, वहाँ पे सिक्योरिटी के मसले होते हैं। आप देखिए उस पर कोई हाईलाइट नहीं करता। अप्रोक्सीमेटली 8 अरब का बजट है, कहाँ जाता है? जब हम जाते हैं, जाहिर है कुछ ऑफिसर किसी के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं कि जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के मिनिस्टर MNA MPA के किचन चलाने के लिए लोगों को पोस्टिंग दी जाती है। तो यार अगर आपके किचन चलाने के लिए मेरा हॉस्पिटल का बंदा लगाने के लिए मिलता है, तो इससे ज़्यादा मैं किस चीज़ पर अफसोस कर सकूं कि उसमें कोई नहीं है। और हेल्थ मैनेजमेंट को लोग देते नहीं हैं, करप्शन फुल। डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन को, PGशिप को जो है ना वहाँ पे नहीं देते हैं, आपको ट्रेनिंग की इजाज़त तक नहीं देते हैं। आपके ट्रांसफर्स के लिए फिक्स रेट है, फिक्स रेट कितने 5 रेट से है? 7 लाख रुपए लेते, खुल के लेते। अच्छा। सेक्रेटरी को पता है, और इवन दो मिनिस्टर साहिबा को बहुत बार हम बता चुके। मैं समझ सकता हूँ कि अगर मिनिस्टर साहिबा को, अगर अपने हेल्थ डिपार्टमेंट का, अपने घर का, वो एक ही फ्लोर है, उसके बंदों का नहीं पता कि इतनी बड़ी करप्शन है, तो मैं समझता हूँ कि फिर मैडम साहिबा को छोड़ देनी नहीं चाहिए। कहते हैं कि मैडम साहबा तो बड़ी कॉम्पिटेंट हैं, बड़ा अच्छा करना चाहिए, लेकिन उन्हें पता नहीं होगा यार। लेकिन सिंध सेक्रेटरीट इतना बड़ा है, इतने मुलाजिम हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती होगी। सर ये कहने की बातें, मैं तो मेरा तो कम से कम जितने, अगर मुझे अपनी यूनिट का नहीं पता, मैं वाइस चेयरमैन हूँ सूबे का, मुझे इतना नहीं पता कि मेरे लड़काना के रेजिडेंट के साथ क्या मसला है, मेरे एक डॉक्टर के साथ क्या इशू हुआ है आज नवाब शाह में, कल सक्खर में, तो मेरा ख्याल है मुझे रिजाइन देना चाहिए। फिर मैं अहल ही नहीं हूँ किसी डॉक्टर्स के मसले को हाईलाइट करने के लिए। एक छोटे से 10 एसओज हैं, और एक सेक्रेटरी है, और एक मैडम का PS है, और 2-3 उनके PSs है। अगर वो मैडम से नहीं संभलते, और मैडम को नहीं पता कि इतने रेट्स पे इतनी नाइंसाफी होती है लोगों के साथ, और करप्शन पैसे लेके MS DHO लगते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये दुकान बंद कर देना चाहिए। वो कहते होंगे कि मरीज खुद देख ले, उसने क्या फैसला करना है। अंदरूनी सिंध से दूर दराज से लोग आते हैं, रातों रातों वहाँ पड़े रहते हैं सिविल अस्पताल के बाहर, कोई वहाँ शेड नहीं है, कोई अटेंडेंट के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों आते हैं सर, आप ये तो हाईलाइट करें, आपको क्यों वहां पे रेफर, आपने कितने अरब का बजट, क्या आपने ये लास्ट वीक आपके ही मीडिया के थ्रू यहाँ पे आया था कि लाड़काना की मेडिसिन यहाँ कराची के बाजारों में बिक रही थी, यही मीडिया से मैंने सुना था। वहां लोग क्या कर रहे थे, फिर वही लोग वहां पे MSs थे, फिर वही लोगों के बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों पे घूम रहे, कोई जेल नहीं चला गया, किसी को कोई सजा नहीं मिली। डॉक्टर उमर साहब ये बताइए कि CM से कभी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल होता है कि सेहत का निज़ाम ऐसा है और बिगड़ा हुआ है उसके, तो वो 2-4 इदारे तो गिनवा देते हैं, जी हमने NICVD देखें, बड़ा हमने ज़बरदस्त काम किया, SIUT देखें, इंडस अस्पताल देखें, उनको तो वो पैसे दे रहे हैं, उनको फंड भी देते हैं, बजट भी देते हैं, और उनकी तारीफ़ें भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो फिर ये बाकी इदारे फिर बंद कर दें मेरे ख्याल। देखिए मसला ये है कि आपको पता है कि जो एक मरीज है, सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट होता है? बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर। अगर आपका बेसिक हेल्थ यूनिट अच्छा काम करेगा, वहाँ फिल्टर सिस्टम अच्छा होगा, वहाँ आपकी लेबोरेटरिकल और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और मेडिसिन अवेलेबल होंगी, तो बर्डन टेस्ट केयर हॉस्पिटल कम पड़ेगा। फिर जो हमारे सिंध के दीगर शहर हैं, लाड़काना, सक्खर, मीरपुर खास, हैदराबाद, अगर वहाँ फैसिलिटी अच्छी होगी तो कराची में बर्डन कम होगा। जब आप ये देखते हैं कि कराची में JPMC और सिविल हॉस्पिटल में बर्डन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि पीछे 70% काम नहीं हो रहा।
तो आप चंद इदारे तो आपने आउटस्टैंडिंग बनाने की कोशिश रांची की में है। भी 6 बड़े अस्पताल मौजूद हैं पैराफ्रीज में आपके सिंध गवर्नमेंट के 6 बड़े अस्पताल मौजूद हैं। देखें, ये बर्डन उस पर कम होगा, जब टीचिंग हॉस्पिटल आप बढ़ाएंगे। लाहौर में 8 टीचिंग हॉस्पिटल हैं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, मियो हॉस्पिटल, गंगाराम, ये वहां पे हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल जहां पीजीज और हाउस ऑफिसर मौजूद हैं, कंसल्टेंट मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ 2 हैं, एक जना और सिविल हॉस्पिटल, जहां जब से पाकिस्तान बना है। आप कोरंगी, लियाकताबाद, आप जो है वो सौदाबाद, ये जो हॉस्पिटल है इनको टीचिंग हॉस्पिटल का कैडर देते हैं ताकि बर्डन शेयर हो और पेशेंट केयर बेहतर हो। हमारा तो ये भी सजेशन था मैडम के लिए कि जितना फंड आप गंबड़ को दे रही हैं और एक बंदे को देख के आप भूल जाते हैं, इस फंड में 6 जना हॉस्पिटल जैसे खड़े हो सकते हैं, 6 एनएससी जैसे खड़े हो सकते हैं। ये विजन को मल्टीप्लाई करें, हमारी रिक्वेस्ट है उनसे, हमारी डिमांड भी है। ये नहीं है कि आप एक सिर्फ एनएससीडी को ही आपने 20 अरब दे के चलाना शुरू कर दिया और बाकी को भूल जाएं और सिर्फ आप इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाएं। बाकी हॉस्पिटल भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, पहले आप उनको फ्लॉप करा देते हैं, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से प्राइवेटाइज करा देते हैं। तो ये क्या स्कीम चल रही है, ये भी बंद कर दें। सोचा समझा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत है और इंशाल्लाह इस पे फिर किसी अगले शोज में फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और नाज़रीन, अल्लाह करे कि इन्हें भी इस बात समझ में आ जाए कि जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल में मरीजों का इतना लोड क्यों है। ये कोई साइंस तो नहीं है कि जो समझाने की जरूरत है, हर आदमी इस बात को समझ सकता है। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे चोलिस्तान में पानी के क्राइसिस के हवाले से। फॉलोअप प्रोग्राम है हमारा ये, और हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि अब वहाँ सूरत हाल क्या है। हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस किया था। चोलिस्तान में जो पानी का बहरान है, वहाँ नहरी पानी की बंदिश थी, और हमारे प्रोग्राम के बाद भी और उससे पहले भी सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चली थी, तो उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने और महकमा इरीगेशन ने वहाँ पर 2 जो कैनाल्स हैं जो चोलिस्तान की तरफ जाती हैं, हेड फरीद 1L और 7R, उनको खोला था, उसमें पानी छोड़ा था, लेकिन पानी बहुत थोड़ी मिकदार में छोड़ा है और उसका जो गेज होता है पानी का वो पूरा ओपन नहीं किया है। नहरों में पूरा पानी नहीं छोड़ा है, थोड़ा पानी छोड़ा, और जिससे ज़ाहिर होता है कि सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की है। और वो पानी जब वहाँ से चला तो वो पानी कहाँ तक पहुँचा और आया वो टेल तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमने कई लोगों को लाइनअप किया हुआ है और हमें सराइकी एक्शन कमेटी के चेयरमैन राशिद अजीज़ भुट्टा साहब भी अभी ज्वाइन करेंगे और हम उनसे भी सूरत हाल मालूम कर लेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। राशिद भुट्टा साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम साहब। भुट्टा साहब, ये बताइए कि अब क्या सूरत हाल है। हमने पिछला प्रोग्राम भी किया था और इस पर आवाज़ें भी उठी, एहतजाज भी हुआ, तो क्या पानी टेल तक पहुँच गया है चोलिस्तान में? नई सूरत हाल इस तरह है कि जैसे आपने प्रोग्राम किया और आपके तवस्सुत से कुछ NGOs भी जो है चोलिस्तान में पहुंची हैं और वो ताउन भी कर रही हैं चोलिस्तानियों के साथ इस मुसीबत के वक्त। वो जो अब्बासिया कैनाल से जो हेड फरीद 1L और 7R जो खोली गई है, उसका पानी बिल्कुल जो है ना वो थोड़ा छोड़ा गया है। और इसके अलावा जो है सालारी, मिठड़ा, खुतड़ी, डिरावर, ये नहरें जो चोलिस्तान की ये मुकम्मल तौर पर बंद हुई पड़ी हैं। ये जो अब्बासिया कैनाल है ये हेड पन्नन से निकलती है और ये रहीमेर खान तक पहुंचती है टेल तक। अब्बासिया कैनाल में जो है मुस्तकिल नहर है, ये अब्बासिया लिंक कैनाल इसको कहते हैं, और इसमें कभी पानी साल में कभी कम 1 मिनट के लिए भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन अफसोस ये है कि इस चोलिस्तान के दिल में अब ताब के साथ चलने वाली इस नहर से चोलिस्तानियों को पानी नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत बड़ा जुल्म है। हम मुतालबा कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी जिनको ये कहा जा रहा है कि चोलिस्तानियों को जी आपकी तो जो नहरें जो हैं वो तो मंजूरी नहीं है, ये तो फ्लड चैनल हैं और आप मंजूरी पहले करवाएं, तो आप ये बताएं कि इतनी बड़ी नहर जो चल रही है अब्बासिया कैनाल, इससे जिन लोगों की हजारों एकड़ जमीन को सैराब किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? क्या ये सिर्फ अब्बासिया कैनाल अरब शयूख के लिए है? क्या ये कब्जा माफिया के लिए है? क्या ये अराकीन असम्बली के लिए या ताकतवर लोगों के लिए है? तो जो सदियों से आबाद बेचारे चोलिस्तानी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अब्बासिया कैनाल से उनको अगर पानी फराहम कर दिया जाए तो उनका मसला यहाँ रहता ही नहीं है। अब्बासिया कैनाल की फुटेज वगैरह सारी जो है रिपोर्टिंग आप कर चुके हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर जो है अब्बासिया कैनाल से अगर चोलिस्तानियों को पानी फराहम कर दिया जाता है तो आपका सारा मसला ही हल हो जाएगा। भुट्टा साहब ये बताएं भुट्टा साहब, हमारे शोज के बाद वहां से लोगों ने कुछ वीडियोस बनाकर हमें भेजी हैं कि नहरों में रास्ते से पानी चोरी हो रहा है, ट्रैक्टर लगाकर, मोटरें लगाकर, बड़े बड़े जो है वो बोरिंग लगाकर, और वहां से पानी निकाल के साइड पे डाला जा रहा है। ये क्या मामला है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है और आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है मैं इसकी 100% तस्दीक करता हूँ। और स्क्रीन पर नाज़रीन देख भी रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह पर जो है वो पानी चोरी हो रहा है और ट्रैक्टर के जरिए वहां से मोटरें लगाकर और पानी चोरी किया जा रहा है।
मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि यही जो लोग हैं, मैं पहले से ये मुतालबा करता हुआ आ रहा हूं, ये हेड पांडन से लेकर हेड कासिम वाला बंगला के दरमियान और इससे आगे भी यहाँ पर कोई 40 से 45 के करीब जो है उन्होंने अपनी यानी कि गैर कानूनी तौर पर भी नहरों को बनाया हुआ है, जहां से जो है हजारों एकड़ रकबा जो है सैराब किया जा रहा है, जबकि उनकी जमीन वहां पर इलाट भी नहीं है। लेकिन जो लोग जो बेचारे पाकिस्तान पहले मौजूद भी नहीं था, रियासत बहावलपुर यहाँ ये थी और इससे पहले भी वो लोग जो लोग बैठे हुए थे, वो नस्ल दर नस्ल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनको कहा जा रहा है कि आपका तो पानी मंजूर ही नहीं है। अंदाजा कर लें कि जो इस धरती के बेटे हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, उनको कहा जा रहा है कि आपका पानी मंजूर नहीं है। ये बहुत इससे बड़ी ज्यादती और क्या होगी? अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब, सदर पाकिस्तान अगर फौरी तौर पर नोटिस ले लें और ये चोरी बंद करवा कर यही पानी जो है उन चोलिस्तानियों को दे दें कि जिनके जानवर 7,000 से ज्यादा मर चुके हैं, जिनके बच्चे जो है वो बड़े परेशान हैं, खवातीन परेशान हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ये इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि काफी अरसा दराज से ये लोग बेचारे तोबों से इंसान और जानवर इकट्ठे पानी पीते हैं। और ये भी तो राशिद साहब, आपने ये बताया कि टेल तक पानी नहीं पहुंचा है, चोलिस्तान के लोगों को आखिर तक पानी नहीं मिला है और इंतजामिया जो है ये फिर दिखावा ही कर रही है सिर्फ। यह है कि जब प्रेशर बढ़ गया है सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, जब आपने इस बात को यानी कि आगे तक बात पहुंचाई, उन्होंने क्या किया है कि जो बहावलपुर डिवीजन के जो शहर यानी कि तहसीली और अजला बराबर में 3-3 किलोमीटर पर जाकर एक टैंकर खड़ा करके उसको नीचे उतार कर तस्वीर बना ली कि ये देखें जी हम पानी फराहम कर रहे हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि आप 10,000 टैंकर भी दे देते तो ये मसला हल नहीं होता। बराए मेहरबानी अगर नहरें अगर आप खोल देते हैं, अब्बासिया कैनाल से अगर चोलिस्तानियों की जो नहरें जो वहां से निकल रही हैं वो चला दी जाती हैं तो चोलिस्तानियों का मसला हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भुट्टा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और इन्होंने जो बात कही वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ टैंकर्स के जरिए नहीं मसला हल होगा बल्कि नहरें खोलने से होगा। और जो इंतजामिया कह रहे हैं कि हमने नहरें खोल दी हैं, नहरें नहीं खोली हैं, थोड़ी थोड़ी नहरें खोली हैं, तो पूरी नहरें खोलें ना, वहाँ की जो चोलिस्तान की और वहाँ वसेब की जो नहरें हैं वो सारी नहरें खोल देना, अब उसमें क्या रुकावट है। तो उन्होंने ये बात बताई है और इस हवाले से हम कुछ और भी ऑफिशियल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ लाइन पर वो मौजूद होते हैं तो हम उनसे भी बात करते हैं। और ये जो चोलिस्तान की सूरत हाल है, उन्होंने बताया कि NGOs भी वहाँ पर कुछ पहुँची हैं, JDC वहाँ पर पहुँची है और सैलानी की टीमें वहाँ पर पहुँची हैं, अलखिदमत की भी टीमें वहाँ पहुँची हैं जो नज़र आया हमें। और वहाँ पर फौरी तौर पर उन्होंने पानी की फराहमी का तो आगाज़ कर दिया है। तो चलें, ये भी एक गनीमत है, शुक्र है कि NGOs भी वहाँ पहुँची हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के MD जनाब खालिद साहब, और उनसे हम सूरत हाल का मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी खालिद साहब, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का डोमेन है माशाल्लाह चोलिस्तान के डेवलपमेंट और सारी चीज़ें। तो आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो क्राइसिस आया है, क्या आप लोगों ने इसको फोर्सी नहीं किया था? क्या इसका कोई इम्कान पहले से नहीं था या ये अचानक एक क्राइसिस पैदा हुआ है? जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये क्राइसिस सिचुएशन नहीं है, ये हर साल का रेगुलर फिनोमिना है। इसमें हर साल जब बारिशें कम होती हैं तो चोलिस्तान की जो पॉपुलेशन है तो तकरीबन कोई 2.25 लाख के करीब है, वो जो डीप डेजर्ट है उससे टुवर्ड सेटल एरिया मूव कर जाती है। तो इसमें सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ है, कुछ चीज का जो है ना वो भी डिहाइड्रेशन से हुई है। सच वहाँ पे किसी एरिया में पानी की कमी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर हम उसके रूटीन में सप्लाई कर रहे हैं। जी, तो ये बताइए खालिद साहब, आप कह रहे हैं पानी की कमी नहीं है, तो चोलिस्तान की तो नहरें ही बंद हैं और पिछले कुछ दिन पहले ही आपने हेड फरीद, L1 और 7R जो नहरें हैं वो जाके खुली हैं और वहाँ उसका भी गेज पूरा नहीं खुला, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी खुला है। हमारे पास वीडियोस भी मौजूद है, हमने दिखाई है नाजरीन को। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वहाँ पर? जी जी, ये आप बिल्कुल बात नहरों के हवाले से आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि चोलिस्तान 66 लाख एकड़ पे एक सहरा है, वो इरीगेटेड एरिया नहीं है। ये जो चैनल्स हैं ये तो हमारे सेटल्ड एरिया के साथ चैनल्स हैं, जो हमारा कमांडेड एरिया है ये उसके लिए चोलिस्तान के लिए स्पेसिफिकली चैनल आर नॉट मेंट फॉर चोलिस्तान। ये हमने कमिश्नर साहब ने हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पे पार्शली हमने उसमें कुछ क्यूसेक पानी छुड़वाया है ताकि जो केबल हेड हैं जो कि मेन डीप डेजर्ट से ट्रांसफर होके इधर पहुंचे हैं, नहरों में कुछ पानी खड़ा हो जहाँ से पानी वगैरह पी ले और नहा ले, ये जरूरत के लिए किया है। लेकिन इसमें पब्लिक की डिमांड ये है कि इरिगेशन चैनल फुल कैपेसिटी पे किया जाए ताकि
ताकि वो अपनी कल्टीवेशन मुकम्मल कर सकें। दिस इज ऑल्सो डिफरेंट फिनोमेना। खालिद साहब ये बात बताइए ना कि आप जैसे कह रहे हैं वहाँ पे ठीक है ज़रात नहीं है, लेकिन यही नहरी पानी ही तो जाता है तो लोग भी, इंसान भी पीते हैं, जानवर भी पीते हैं, और जो दीगर ज़रूरियात है ज़िंदगी है उनकी इसी पानी से तो पूरी होती हैं। तो इससे पहले तो पिछले साल तो ऐसा नहीं हुआ था कि नहरें ये बंद हो जाएं, फिर इस साल क्यों बंद हुई है? 4 महीने तक बंद रही है। नहीं, इसमें मेरे ख्याल में जो डायनामिक्स हैं उसका कोई सही तौर पे शायद कहीं अंदाजा नहीं है। मैं आपको वजाहत कर दूं कि 66 लाख एकड़ में सिर्फ तकरीबन 10% एरिया जो कल्टीवेबल है, ठीक है, जहाँ पे हम किसी हद तक इरिगेशन है वो भी थ्रू डिफरेंट चैनल, सिर्फ उसमें सिर्फ नहरें नहीं है, उसमें जो है ना हमारी टर्बाइन वगैरह भी हैं, ट्रेडिशनल ट्यूबवेल वगैरह भी हैं, सोलर भी हैं, वो उसके लिए है। ये जो चोलिस्तान का इशू है वो डिपेंड करता है, चोलिस्तान की जो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो रेनफॉल पे डिपेंड करती है, और उसके बाद जो है ना जो टोबाग है, जब बारिश होती है तो बाद पानी से भर जाते हैं, और उसके बाद जो है ना गिरंडी हो जाती है। तो जो हमारा जो 13-14 लाख के करीब लाइफ स्टॉक है वो फ्री ग्रेजिंग करता है और पानी टोबों से पीता है। मेन इशू ये है क्योंकि बारिश नहीं होती हर साल, यानी इस मौसम में बारिश कम हो जाती है, टोबे खुश्क हो जाते हैं। जब टोबे खुश्क होते हैं तो पॉपुलेशन जो है ना वो सेटल एरिया की तरफ आ जाती है। तो ये हमारा खालिद साहब ये बताइए, आप माशाल्लाह अथॉरिटी को हेड करते हैं, आप माशाल्लाह ये बताइए कि जब वहाँ मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती हैं, शयूख के वहाँ पे कैंप्स लगते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वहाँ तो आप लोगों ने लाइनें डालकर दी हुई हैं, तो फिर आपकी अथॉरिटी का क्या फ़ायदा है? आप चोलिस्तान में ये नेटवर्क अगर नहीं बिछा सकते तो? जी, मैं वो याद करूँ कि चोलिस्तान में हमारी वाटर सप्लाई लाइन जो है ना 5 है, जिनकी एक्सटेंशन भी है, वो ऑप्टिमल लेवल पे चल रही है। और इसका जो तरीकेकार होता है, हमारी इस पर तकरीबन कोई 600 के करीब वो सेटलमेंट हैं, करीब इनहेबिटेंट्स हैं, जो तकरीबन 20 के करीब सेटलमेंट है उसमें रह रहे हैं, और इस वक्त 8,000 के 15,000 के करीब लाइफ स्टॉक है जो इन तकरीबन 20 क्रिटिकल पॉइंट से जो डीप डेजर्ट में है वो है। बाकी सारी पॉपुलेशन नकल मकानी कर जाती है और वहीं ये बारिश आती है वापस चलें। तो खालिद साहब जो आप बात कह रहे हैं, अगर फिर हम वहां पर आएँ और वहां पे विजिट करें तो फिर आप जो बात कह रहे हैं हमें विजिट करा के आप दिखा सकते हैं? जी, व्हाई नॉट, इफ आई एम ट्रू आई एम रेडी फॉर दैट। चलें, बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबरा MD वहाँ पर मौजूद थे और वो ये बात हमें बता रहे थे और वजाहत कर रहे थे कि वहाँ पर, और ये बात तो बिल्कुल सही है और हमारे पास इंफॉर्मेशन है भी कि वहाँ पे जो चोलिस्तान का जो डेजर्ट एरिया है वो कल्टीवेटेड एरिया नहीं है, वहाँ काश्तकारी नहीं होती। वहाँ तो उनको पीने का पानी मिल जाए, नहाने का मिल जाए, हाथ धोने का मिल जाए, जानवरों को पिलाने का पानी मिल जाए वहाँ के लोगों को, तो उनके लिए तो ये भी बहुत बड़ी गनीमत होती है। और ज़ाहिर है कि इसी पानी की सप्लाई को बेहतर रखने के लिए वहाँ पर जो टोबा है, टोबा सिस्टम है, जो टोबा बने हुए हैं वहाँ पे, वो इसीलिए बने हुए हैं कि वहाँ पे पानी जमा हो और फिर वो उनके पीने के और दीगर मसरफ़ में काम आए। ज़ाहिर है उन्हें कपड़े भी धोने हैं, पीना भी है, जानवरों को भी पिलाना है, नहाना धोना है, खाना बनाना है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी उन्होंने करनी है। ताम ये जो खालिद साहब ये जो बात कह रहे थे कि वो ऐसा मसला नहीं है, इतना सीरियस नहीं है, तो मतलब इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ऑफिशल्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जिन्होंने वहाँ के चोलिस्तानियों की मुश्किलात को कम करना है, वो ही नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं, उन्हें ही एहसास नहीं है इस बात का कि वहाँ हज़ारों जानवर हलाक हो चुके हैं, वहाँ इंसानों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हो चुके हैं, तो फिर आगे कार्रवाई भी कैसे करेंगे वो? आप देखें तो अथॉरिटीज़ फिर इसीलिए बैठी हुई हैं, अपने दफातर में बैठी हुई हैं, अपने AC के कमरे में बैठे हुए हैं लोग, और वो वहाँ जा ही नहीं रहे। उन्हें वो तो ये सोच रहे हैं कि वहाँ मसला ही कोई नहीं है। तो जब आप मसले को तस्लीम ही नहीं करेंगे और उसको रियलाइज़ ही नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद आप जाकर कैसे उस मसले को हल करने के लिए भी कैसे इक़दाम कर सकते हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन हमने कोशिश की है कि आप तक हक़ाइक़ पहुँचा सकें, और चोलिस्तान के हवाले से हमारे पास और भी इतला आएंगी तो आपसे शेयर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार ख़ान ने बात करने से मना कर दिया है, उनसे हमने रब्ता किया था कि वो रहीम यार ख़ान की सूरत हाल हमें बता सकें, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने इनकार कर दिया उस पर कोई बात करने से। इंतज़ामिया का भी ये रिस्पॉन्स है, और आप देख लें तो यहाँ बड़े शहरों से तो फिर भी आवाज़ उठ रही है, लेकिन वहाँ के गरीब लोग तो ये आवाज़ भी नहीं उठा सकते कि वो अपने हक़ के लिए भी आवाज़ उठाएं। तो अगर आप भी हमें कोई अपडेट करना चाहते हैं, कुछ हमें भेजना चाहते हो, तो हमारा रब्ते का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है जो कि 0315541165। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।